हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं लेकर एक और धमाकेदार, एक और धुआंधार, एक और धांसू सेशन लेकर, जो क्लास 11th के जेईई एस्पिरेंट्स के लिए होगा। जैसा कि हर बार होता आ रहा है कि हर बार थ्योरी पढ़ने के बाद हम कुछ सवाल लगाते हैं। वो सवाल होते हैं डीपीपी के थ्रू, जिस डीपीपी को आपको डाउनलोड करके अटेम्प्ट करना होता है। लेकिन अगर आप कहीं फंस जाओ, अगर कोई दुविधा आपको आ जाए या कोई क्वेश्चन आपको ना बने, तो फिर ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। तो भैया इस वीडियो में हम वही डीपीपी सॉल्व करेंगे, लेकिन टॉपिक कौन सा होगा? टॉपिक होगा मॉलिक्यूलर कोलिजन्स इन अ गैस का। टॉपिक होगा मॉलिक्यूलर कोलिजन इन अ गैस का, जिसमें हमने याद करें मीन फ्री पाथ के बारे में पढ़ा था। हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी थी और यह जाना था कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, यानी कि कोलिजन जो फ्रीक्वेंसी है वो किन किन फैक्टर्स पे निर्भर करती है। यह बात हमने करी थी वहां पर। तो वो वाले वीडियो, वो वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा था, बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो हम यहां देखेंगे। लगभग 8 क्वेश्चन की डीपीपी है। उम्मीद करता हूं कि आपने ऑलरेडी डीपीपी सॉल्व कर ली होगी और सिर्फ आंसर को वेरीफाई करने के लिए या अपना सोल्यूशन वेरीफाई करने के लिए आप ये वीडियो देख रहे होंगे। बाकी उम्मीद मैं ये भी करता हूं कि आपको कोई डाउट नहीं आया होगा, खुद से ही आपने सारे सवाल कर लिए होंगे। ठीक है, और बाकी आपको पता है कहानी भैया यहां नहीं रुकेगी, यहां से भी आगे बढ़ेगी कहानी, क्योंकि सिर्फ डीपीपी तक क्वेश्चंस हम नहीं रखेंगे सीमित, बल्कि इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगभग 250-300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। उसके अलावा फिर हम लोग यहां पर करीबन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के तौर पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। 250-300 वो क्वेश्चन होंगे। तो मतलब कुल मिलाकर 500-600 क्वेश्चंस तो कम से कम आपको एक चैप्टर पर बनने वाले हैं, और डीपीपी के क्वेश्चंस अलग है। ठीक है, उसके अलावा भी वन शॉट रिवीजन आपको मिलेगा, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। वेबसाइट पर एक नया फीचर आ रहा है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, वो बहुत जल्दी आप उसका फायदा उठाओगे और अपना टेस्ट खुद से क्रिएट करके खुद ही टेस्ट दोगे और खुद ही आपको वहां पर नंबर भी मिल जाएंगे। मतलब बहुत कुछ ऑटोमेटेड होने वाला है उस टेस्ट सीरीज में, तो मजा आएगा उस टेस्ट सीरीज में, वो भी आपको मिलने वाला है। और साथ ही साथ आपको जो छोटे मोटे सेशंस होते हैं टाइम टू टाइम, जैसे एनटीए का कोई अपडेट आया वो सेशन हो, बीच में तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो तो तुम्हारे को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए मोटिवेशनल सेशंस हो, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट के प्लेटफॉर्म पर। और सिर्फ YouTube चैनल पर नहीं, बल्कि वेबसाइट पर भी ये सारी चीजें अवेलेबल है। जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है magnetbrains.com, वहां पर भी सारी चीजें अवेलेबल है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपको कोई खर्चा नहीं करना, कोई पैसे यहां पर आपको नहीं भरने, कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और इतनी सारी चीजें जो किसी के पेड कोर्स में भी नहीं मिलती, उससे ज्यादा चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिकली सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर हम जिक्र करते हैं कि भाई सबसे पहला क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा है, एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ इज। इनमें से आपको यह बताना है मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन क्या होता है। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ? तो याद करें मीन फ्री पाथ हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था। मीन फ्री पाथ में हम लोगों ने कहा था दैट इट इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा से उसको डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू म्यू बार, म्यू एवरेज अपॉन अंडर रूट टू पाई सिग्मा स्क्वायर लिखा था, बट सिग्मा को हमने वहां 2r के बराबर बोला था, जो कि कोलिजन डायमीटर होता है, तो उसको अभी अपन d बोल देते, क्योंकि यहां पर हमें d से डिनोट किया हुआ है। 2d स्क्वायर n स्टार म्यू बार। n स्टार समझ गए? दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, तो वो n स्टार था, और ये u बार था विच इज u एवरेज। तो ये u बार था विच इज u एवरेज। तो करना कुछ नहीं है भाई, यहां से इस u बार से इस u बार को कैंसिल कर देना, ये दोनों u बार से u बार कैंसिल हो गया नाउ। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन स्टार। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब एन स्टार याद करें, हमने ये माना था कि जो गैस है वो आइडियल गैस है, जो इस एक कंटेनर में हमने जो भरी थी उसको आइडियल गैस बना था, जिसका मीन फ्री पाथ निकाल रहे थे। तो भैया आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगा देंगे। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन
अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन वी कैन राइट पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो पीवी जो हो जाएगा वो एनआरटी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं पी इक्वल टू एन बाई वी आर टी, एन बाई वी आर टी। अब एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम लिख सकते हैं गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर यहां पर लगाएंगे, देखते हुए चलेंगे। गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर यहां लगाएंगे। तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? एन, और एवोगैड्रोस नंबर हो गया एन ए इंटू वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। हाँ भाई, आर बाय एन ए हम सबको पता है, आर बाय एन ए इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आर बाय एन ए की जगह? तो वी हैव दिस एज पी इक्वल टू आर बाय एन ए की जगह विल गेट दिस एज कांस्टेंट, जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहेंगे। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम विल बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। तो P इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम विल बी n स्टार, P इक्वल टू n स्टार इनटू R by NA इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट विच इज K, और इनटू टेम्परेचर दैट इज T। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? n स्टार K T, n स्टार K T। तो P की वैल्यू हो जाएगी क्या? n स्टार K T। So this will become P equal to n star KT। अब P equal to n star KT हो गया, तो एक काम करते हैं, यहां से n star की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से n star क्या हो जाएगा भाई? n star will become P upon KT, P upon KT। अब यहां पर अपन n star लिख देते हैं P upon KT। तो यहां पर नीचे P रह जाएगा और KT ऊपर चला जाएगा। तो देखेंगे भैया लैम्डा का नया फॉर्मूला, लैम्डा का नया फॉर्मूला देख लेंगे यहां से। तो लैम्डा का नया फॉर्मूला यहां पर रखेंगे इस इक्वेशन में। यहां पर लिख रहा हूं मैं, लैम्डा विल बी इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं था बनता, लेकिन अब ऊपर केटी चला जाएगा। तो ऊपर चला गया केटी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर, अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर, और यहां आ जाएगा पी। सो दिस विल बी कॉल्ड एज योर लैम्डा विच इज मीन फ्री पाथ। तो भैया क्या फॉर्मूला बन गया? KT अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी। तो KT अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी। क्लियरली दिख रहा है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल मेल खाता है, बिल्कुल मैच करता है हमारे एक्सप्रेशन से। तो एज पर द क्वेश्चन गिवन, एज पर द ऑप्शन गिवन, ए ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो वी हैव द करेक्ट आंसर एज ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया? तो ए क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों ने इसको पहले ही कैलकुलेट कर लिया हो, तुम लोगों ने डेरिवेशन पहले ही सॉल्व कर लिया होगा। इस वीडियो की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि भैया थ्योरी जब अपन ने पढ़ी है तो बहुत शिद्दत से और बहुत मेहनत से पढ़ी है, वहीं पर सारे कंसेप्ट अपन ने क्लियर कर रखे ऑलरेडी। तो डीपीपी के हर सवाल तुमसे खुद से ही बन जाने चाहिए। बट हाँ, जिसको भी थोड़ा बहुत डाउट हो या सॉल्यूशन वेरीफाई करना चाहता हो तो वो यहां से देख सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? लेट्स मूव टू दी सेकंड क्वेश्चन। पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बात का, स्क्रीनशॉट लेंगे भैया जल्दी। लेट्स मूव टू दी सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो लेट्स मूव टू दी सेकंड क्वेश्चन नाउ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सर्टेन गैस एट 300 केल्विन इज 2.6 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। आपको मीन फ्री पाथ दिया है किसी सर्टेन गैस के मॉलिक्यूल का 300 केल्विन पर, और मीन फ्री पाथ कितना है? 2.6 इंटू 10 की पावर -5। मतलब मोटे रूप में क्या कहा जाए तो आपको लैम्डा की वैल्यू पहले टिका दी है। कितनी टिका दी है? 2.6 इंटू 10 की पावर 5, सॉरी 2.6 इंटू 10 की पावर -5 है भाई, 5 नहीं है। तो -5 वो भी मीटर में। टेम्परेचर पहले ही टिका दिया, कितना टिका दिया? 300 केल्विन। ये टेम्परेचर दे दिया पहले से, बहुत बढ़िया। कोलिजन डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल इज 0.26 नैनोमीटर, 0.26 नैनोमीटर। तो कोलिजन डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, कोलिजन डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल भैया
कोलिजन डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल इज 0.26 नैनोमीटर, मतलब यहां पर डी की वैल्यू दे दी है, मतलब यहां पर डी की वैल्यू दे दी है 0.26 नैनोमीटर। बहुत शानदार। तो 0.26 नैनोमीटर। क्या कैलकुलेट करना है? पहले नंबर पे प्रेशर निकालना है गैस का, दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस, मतलब एन स्टार निकालना है। पहले नंबर पे आपको क्या निकालना है? पहले नंबर पे आपको प्रेशर निकालना है, और भैया दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी कि आपको एन स्टार निकालना है। बढ़िया बात है, कर लेते कैलकुलेट। फॉर्मूला भी देखा था अपन ने, फॉर्मूला भी देखा था। लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया था? KT अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी, यही फॉर्मूला था। KT अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी। हमें प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर विल बिकम, देखते हुए चलेंगे, KT अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर, और नीचे आ गया लैम्डा, तो ये आपका लैम्डा नीचे आ जाएगा। सारी वैल्यूज आपके सामने, आपको बिल्कुल सिर्फ वो वैल्यूज रखनी है, आपको सिर्फ वैल्यूज रखनी है। खेल आपका बहुत सिंपल हो जाएगा, बट इंश्योर करना सब स्टैंडर्ड यूनिट में रखो। लैम्डा आपका मीटर में है, टेम्परेचर आपका केल्विन में, SI सिस्टम में है, डायमीटर नैनोमीटर में, तो इसको एक काम करते हैं 0.26 इंटू 10 की पावर -9, क्योंकि 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं, तो 10 की पावर -9 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। अब सारी वैल्यूज हमारे सामने आ गई हैं। ठीक है, चलो, तो K की वैल्यू क्या है? 1.38 इंटू 10 की पावर -23। T टेम्परेचर 300 केल्विन, तो इट विल बी 300 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 पाई। अंडर रूट 2 पाई की वैल्यू 3.14 रख लेते हैं, इंटू डी का स्क्वायर। डी का स्क्वायर इज 0.26 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर, -19 का स्क्वायर, इंटू लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा? 2.6 इंटू 10 की पावर -5। बहुत शानदार। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब अब पूरा मैथ्स का खेल है भाई। केमिस्ट्री यहां पर खत्म हो गई, इस फॉर्मूले के साथ केमिस्ट्री खत्म हो गई। अब इसके आगे सीधा मैथ्स है, तो अपन लगा लेते हैं। यहां पर मैथ सिंपल है, मेरा तो कमजोर है वैसे, तुम मेरी मदद करो, लेकिन तुम मेरे साथ रहो भाई, मैं तो बिल्कुल दुनिया जीत लूंगा फिर, तो क्या काम है। एक बार फिर से एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 1.38 इंटू 10 की पावर -23 इंटू 300, 1.38 इंटू 10 की पावर -23 इंटू 300 डिवाइडेड बाय, यहां क्या बचा है? √2 इंटू 3.14, √2 की भी वैल्यू लिख ले, 1.414 होती है, तो सब डेसिमल में, तो सबको डेसिमल ही कर दो फिर। बचा ही क्या? 1.414 इंटू √2 क्या था? पाई था, √2 पाई, ठीक है, इंटू 3.14 इंटू 0.26 इंटू 0.26 इंटू 10 की पावर -9 का, अगर तुम 0.26 10 की पावर -9 का स्क्वायर करोगे, ये -9 है, -19 कैसे हो गया? ये -9 है भाई। अगर 10 की पावर -9 का अपन स्क्वायर करेंगे तो -18 हो जाएगा, राइट? तो इट विल बिकम 10 की पावर -18, ठीक है। और लैम्डा कितना था? 2.6 इंटू 10 की पावर -5, तो इंटू 2.6 इंटू 10 की पावर -5। बहुत शानदार। इतना खतरनाक कैलकुलेशन है, बट ठीक है, करना तो पड़ेगा। देखो, आए हैं दुनिया में तो कुछ काम तो करेंगे। हाँ भाई, एक काम करते, पहले 10 की पावर सारी एक तरफ लिखते। देखो, मेरे को एक चीज बहुत अच्छी समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? 10 की पावर -18, 10 की पावर -5, 10 की पावर -23 होता है, और ऊपर सीधा 10 की पावर -23 कट पिट गए। अब इजी हो गया, बहुत आसान हो गई जिंदगी। आसान जिंदगी कैसे हो गई? 1.38 ऊपर बचा है और 300 बचा है, नीचे बचा है 1.414 इंटू 3.14 इंटू 3.14 इंटू 0.26 इसको भी लिख लूंगा 0.26, सीधा 0.26 का क्यूब हो जाएगा। अगर इसको मैं 0.26 रखता हूं तो एक डेसिमल और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ऊपर 30 करना पड़ेगा, क्योंकि इसको 0.26 का क्यूब लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये 0.26 कब बनेगा? जब इंटू 10 करेंगे यहां पर, मतलब
0.26 इंटू 10 इज 2.6 है ना, तो यहां पर इंटू 10 भी करना पड़ेगा, 10 नई चीज आ जाएगी, ये सब हो गया, ठीक है, और 10 नई चीज आ गई तो एक 10 से हमने ये पूरा काट दिया, बहुत बढ़िया। लैम्डा इक्वल टू, अब बचा 1.38 इंटू 30 डिवाइडेड बाय बोलो 1.414 इंटू 3.14 इंटू 3.14 इंटू 0.26 का क्यूब। अब ये कर लेते हैं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन कर दिया है, पहले न्यूमरेटर 1.38 इंटू 30 कर लेते हैं, 41.4 डिवाइडेड बाय, नाउ क्या क्या है हमारे पास, 1.414 इंटू 3.14 इंटू 0.26 का क्यूब, ठीक है। आंसर विल कम आउट टू बी 532.0, तो भैया 532.02, और लैम्डा है तो मीटर में आएगा, तो लैम्डा की वैल्यू सीधे आ गई हमारे पास कितनी, 532.02 मीटर। अभी ये एक पार्ट हुआ है, पहले लैम्डा की वैल्यू आ गई है, ऑप्शन में देख लेता हूं, ऑप्शन में, अच्छा हमें लैम्डा की वैल्यू नहीं चाहिए था, हमें प्रेशर चाहिए था, सॉरी, दिस विल बी द प्रेशर ना, ये लैम्डा नहीं है भाई, ये प्रेशर की वैल्यू है, तो प्रेशर की वैल्यू है, सो दिस विल बी इन एटीएम, 532.02 एटीएम होना चाहिए। लेट्स सी कि ये आंसर आ भी रहा है कि नहीं, तो 532.2, हाँ मिल गया 532.2 ना, एटीएम में नहीं बल्कि और पास्कल में होगा, माय मिस्टेक, इट विल बी स्टैंडर्ड यूनिट इज नॉट एटीएम, 10 की पावर 5 नहीं है क्योंकि हमारे पास यहां पर, तो इट विल बी पास्कल 532.02। अब 532.02 को क्या हम 5.32 इंटू 10 की पावर 2 पास्कल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमारा वो आंसर मैच हो रहा है क्या, कहीं वो आंसर मैच हो रहा है, यहां पर थोड़ा सा ऑर्डर बिगड़ गया है, 1 वाला जो है वो 2 हो गया, 2 वाला 1 हो गया, बट अंतर कोई फर्क नहीं पड़ता। 5.3 इंटू 10 की पावर 2, ये रहा ऑप्शन, 5.3 इंटू 10 की पावर 2 पास्कल, तो हमारा ये ऑप्शन तो हमें मिल गया 5.3 इंटू 10 की पावर 2 पास्कल, ये तो हमें मिल गया 5.3 इंटू 10 की पावर 2 पास्कल, ये देखो ये मिल गया हमको आंसर, क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, हम इससे n स्टार निकाल लेते हैं, तो n स्टार निकाल ले, व्हाट इज n स्टार, n स्टार क्या होगा भाई, n स्टार का फॉर्मूला बोलेंगे, n स्टार वॉज इक्वल टू, याद है n स्टार किसके बराबर था, KT के टर्म्स में, यहां पर हमने निकाला है बकायदा n स्टार, वो देखेंगे n स्टार इक्वल टू P बाई KT, यहां से P इक्वल टू n स्टार KT होता है ना, P इक्वल टू n स्टार KT, तो वी हैव दिस एज P इक्वल टू n स्टार KT, राइट, तो यहां से n स्टार विल बी इक्वल टू P अपॉन KT, तो n स्टार विल बी इक्वल टू 5.32 इंटू 10 की पावर 2 पास्कल में, K इज 1.38 इंटू 10 की पावर -23 इंटू टेम्परेचर इज 300, उचका देते हैं सबको, जो चक रहा है सीधा n स्टार निकलेगा, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है n स्टार, ये ऊपर चला गया तो 10 की पावर 25 हो गया, 25 में 2 जीरो कम करेंगे तो नीचे 3 बचेगा, मतलब इंटू 10 की पावर 23 तो आएगा, यहां बचेगा 5.32, नीचे बचेगा 1.38 इंटू 3, 1.38 इंटू 3, बहुत बढ़िया, तो 5.32 डिवाइडेड बाय 1.38 इंटू 3, सॉरी 5.32 डिवाइडेड बाय 1.38 इंटू 3, 1.28, तो n स्टार जो आ रहा है वो आ रहा है 1.28 इंटू 10 की पावर 23, बहुत शानदार, तो n स्टार विल बी इक्वल टू 1.28 इंटू 10 की पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे यूनिट वॉल्यूम में, ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं, 1.28 इंटू 10 की पावर 23 पर मीटर क्यूब, क्योंकि पर मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे ना, तो इसकी यूनिट होगी पर मीटर क्यूब, तो पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होगी, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में होंगे, तो पर यूनिट वॉल्यूम मतलब डिवाइड बाय मीटर क्यूब,
तो इट विल बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1.28 इंटू 10 की पावर -23। तो एज पर द ऑप्शन गिवन क्लियरली दिख रहा है भैया ए ऑप्शन बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक आंसर होगा। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस कैटेगरी में, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो वी हैव दिस एज ए ऑप्शन करेक्ट है, जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें मिलेगा। क्लियर हो गया? तो ए ऑप्शन में दोनों चीजें मैच कर रहे हैं। और याद रखना प्रेशर की यूनिट एटीएम, मेरी तरह गलती मत करना, एटीएम नहीं होती पास्कल होती है, बेसिकली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। न्यूटन भी ऐसा यूनिट है, मीटर स्क्वायर भी ऐसा यूनिट है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसको हम पास्कल कहते हैं वो होता है, ठीक है। और ये आपको मिलेगा 1 एटीएम इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल होता है, बट एटीएम में नहीं लेंगे हम इसको, हम पास्कल में लेंगे। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो भैया, यहां पर सबके स्क्रीनशॉट लपक लो पहले। ओके, ये वाला पार्ट कंप्लीट, इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, और सेकेंड पार्ट का स्क्रीनशॉट यहां पर लेंगे जहां पर हमने एन स्टार कैलकुलेट करा है। तो ये पूरा एन स्टार यहां पर हमारा कैलकुलेट हुआ है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा दो क्वेश्चंस, मतलब दो क्वेश्चंस अभी हमने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। विल मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, तो थर्ड क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन। अब अपन थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। और तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इसका फिर सोल्यूशन देखेंगे। क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन भाई? टू गैस, आर्गन जिसका एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है 0.07 नैनोमीटर एंड एटॉमिक वेट 40 दिया हुआ है, एंड जेनॉन जिसका एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है 0.1 नैनोमीटर, ठीक है, और एटॉमिक वेट दिया हुआ है 140। जेनॉन का एटॉमिक वेट 140, have the same number density and are at the same temperature. So they have same density and they are at the same temperature. The ratio of their respective mean free times is close to. आपको मीन फ्री टाइम का निकालना है कि भैया मीन फ्री टाइम क्या किसके क्लोज होगा। तो मीन फ्री टाइम कैसे निकालेंगे? देखो, मीन फ्री पाथ जो होता है वो होता है लैम्डा। मीन फ्री पाथ जो होता है वो होता है लैम्डा, और हमें पता है मीन फ्री पाथ मतलब एक तरीके से डिस्टेंस है। तो अगर हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करें, अगर हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करें तो हमें टाइम मिल जाएगा। यह बात हमें पता है कि भैया सिंपल सी बात है, अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है या स्पीड क्या होती है, ऐसा कह लो। स्पीड क्या होती है? स्पीड का फॉर्मूला हमने बचपन से लेकर अब तक पढ़ते हुए आए। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? इट्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का यही फॉर्मूला होता है, कितना डिस्टेंस आप यूनिट टाइम में ट्रैवल कर पाते हो वो आपकी स्पीड बताता है। कितना डिस्टेंस आप यूनिट टाइम में ट्रैवल करते हो वो आपकी स्पीड बताता है। तो स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पर समझेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से अगर हम लोग यहां पर एक फंडा लगाएं, बहुत सिंपल फंडा लगाएं कि स्पीड है यू एवरेज, स्पीड है यू एवरेज यू बार, डिस्टेंस है लैम्डा अपॉन लैम्डा मतलब मीन फ्री पाथ, और टाइम मान लेते हैं अपन टी है। तो मीन एवरेज स्पीड कितनी है? एवरेज स्पीड यू बार, यही हम लेते हैं, इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? मीन फ्री पाथ। जो फ्री पाथ होता है मीन फ्री पाथ, उसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो वो डिस्टेंस हो गया और अपॉन टाइम हो गया। तो टाइम क्या हो जाएगा यहां से? लैम्डा अपॉन यू बार। तो टाइम क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन यू बार। तो हमें टी इक्वल टू लैम्डा अपॉन यू बार का यहां पर इस्तेमाल करना है। तो हमें टी इक्वल टू लैम्डा अपॉन यू बार का यहां पर इस्तेमाल करना है। अब लैम्डा याद करो, अभी हमने लिखा है फॉर्मूला। लैम्डा का फॉर्मूला क्या लिखा है हमने? तो लैम्डा इज बेसिकली इक्वल टू लैम्डा इज बेसिकली स्पीड, डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वैसे हो जाएगा। लेकिन लैम्डा का फॉर्मूला हमने सबसे पहली इक्वेशन में यहां पर यूज किया था, इनफैक्ट हर जगह यूज किया है, ये आपका लैम्डा का फॉर्मूला है। तो इट इज लैम्डा इक्वल टू के टी अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी। के टी अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी। तो अपन ये फॉर्मूला सीधा यूज कर लेते हैं। तो के टी अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर और पी। अब तुम चाहो तो पी के टी बाई पी को एन स्टार 1 बाय एन स्टार लिख सकते हो, जो कि
हमने n स्टार को p बाई के टी लिख दिया था। क्यों? क्योंकि जो p था वो n स्टार के टी के बराबर था, तो n स्टार जो आएगा वो p बाई के टी के बराबर आएगा। तो चाहो तो तुम यहां पर n स्टार इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन n स्टार हमें इंट्रोड्यूस फिलहाल नहीं करना है। अभी फिलहाल सिर्फ हम लोगों को रिलेशन देखना है लैम्डा का डी स्क्वायर से, और वो भी लैम्डा का बेसिकली नहीं देखेंगे, लैम्डा को अभी हम डिवाइड कर देंगे यू बार से। तो एक काम करते हैं, इसको सीधा यू बार से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडेड बाय यू बार मतलब यहां पर सीधे 1 बाय यू बार आ जाएगा, तो यहां पर यू बार से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइडेड बाय यू बार हो जाएगा। एंड नाउ इट विल गिव यू टाइम, क्योंकि टाइम आपने कैसे निकालना है, लैम्डा बाय यू बार करके, एवरेज स्पीड से डिवाइड करके। तो लैम्डा आपके पास ये आ गया था, इसको आपने यू बार यानी कि एवरेज स्पीड से डिवाइड करा तो नीचे एवरेज स्पीड आ गई। अब ये आपका मीन फ्री टाइम आ गया जिसकी वो बात कर रहे हैं। तो मीन फ्री टाइम का फाइनल एक्सप्रेशन कितना आ गया, KT अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर P और U बार। अब ये आपके पास टाइम का मीन फ्री टाइम का एक्सप्रेशन आ गया। अब आपको बोला गया है आपको रेशियो निकालना है ऑफ मीन फ्री टाइम ऑफ आर्गन टू जेनॉन, ऑफ आर्गन टू जेनॉन, मतलब मीन फ्री टाइम ऑफ आर्गन टू मीन फ्री टाइम ऑफ जेनॉन का रेशियो निकालना है। और रेशियो जो होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहां जो मीन फ्री टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के। क्योंकि अगर आप देखोगे किसी भी कंडीशन पे इन दोनों गैसेस को जहां रखा है, के दोनों गैसेस के लिए सेम होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। टेम्परेचर दोनों गैसेस के लिए सेम होगा क्योंकि सेम टेम्परेचर बोल रखा है। √2 पाई तो सब कांस्टेंट होता ही है। डी जो है वो दोनों के लिए अलग होगा क्योंकि दिस विल बी द कोलिजन डायमीटर, और कोलिजन डायमीटर एटॉमिक रेडियस से बनेगी जो दोनों की अलग है, तो डी पे डिपेंड करेगा। प्रेशर सेम होगा बिकॉज कंडीशन सेम है, बिल्कुल बोल रहे हैं डेंसिटी सेम है, तो डेंसिटी सेम है मतलब प्रेशर वाला जो फंडा होगा वो बिल्कुल सेम होगा। और यू बार जो होगा वो यू बार जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा क्योंकि एवरेज स्पीड दोनों गैसेस की एक ही होगी। तो यहां पर टाइम जो टाइम है मीन फ्री टाइम वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिर्फ होगा डी स्क्वायर के। तो क्या हम यहां से कह सकते हैं, तो क्या हम यहां से कह सकते हैं कि टी इंटू डी का स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, बिल्कुल कह सकते हैं। तो टी डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो टी डी स्क्वायर अगर कांस्टेंट है, टी डी स्क्वायर अगर कांस्टेंट है तो क्या हम यहां पर यह बात बोल सकते हैं कि मीन फ्री टाइम ऑफ आर्गन गैस, मीन फ्री टाइम ऑफ आर्गन गैस इंटू डायमीटर ऑफ आर्गन गैस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू मीन फ्री टाइम ऑफ जेनॉन गैस इंटू डी यानी कि कोलिजन डायमीटर ऑफ जेनॉन गैस का स्क्वायर। क्योंकि टी डी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ना, तो वो कहते हैं ना हम T1 इक्वल टू T1D1 इक्वल टू T2D2, और स्क्वायर में है तो T1D1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू T2D2 का स्क्वायर इक्वल टू T3D3 का स्क्वायर इक्वल टू T4D4 का स्क्वायर। ऐसा हम कर सकते हैं कितनी बार भी। तो यहां हमारे पास दो गैसेस के लिए बात बोली गई है, तो दो गैसेस है हमारे पास, एक है हमारे पास आर्गन और एक है हमारे पास जेनॉन। तो T ऑफ आर्गन इंटू डी ऑफ आर्गन का स्क्वायर विल बी इक्वल टू T ऑफ जेनॉन इंटू डी ऑफ जेनॉन का स्क्वायर। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। अब बस इस एक्सप्रेशन का हम यूज कर लेंगे तो हमें मीन फ्री टाइम का रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकलेगा, यहां पर देखेंगे मीन फ्री टाइम ऑफ आर्गन, मीन फ्री टाइम ऑफ आर्गन अपॉन मीन फ्री टाइम ऑफ जेनॉन अपॉन मीन फ्री टाइम ऑफ जेनॉन विल बी इक्वल टू डी ऑफ जेनॉन अपॉन डी ऑफ आर्गन का होल स्क्वायर। मतलब सेम वाली टर्म्स एक तरफ ले आए टाइम टाइम वाली, और डी डी वाली टर्म्स एक तरफ ले आए, तो टी ऑफ आर्गन अपॉन टी ऑफ जेनॉन विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ जेनॉन अपॉन डायमीटर ऑफ आर्गन का स्क्वायर। तो यहां से अपने पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, टी ऑफ आर्गन अपॉन टी ऑफ जेनॉन विल बी इक्वल टू, क्या हम डायमीटर ऑफ जेनॉन को ट्वाइस ऑफ रेडियस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दिस इज कोलिजन डायमीटर, सो दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ जेनॉन अपॉन ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ आर्गन का स्क्वायर, का स्क्वायर। तो बेसिकली 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास रेडियस का
रेशियो का स्क्वायर बचेगा जो कि मीन फ्री टाइम के रेशियो का बराबर आएगा, मीन फ्री टाइम के रेशियो के बराबर आएगा। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं यहां पर। तो फाइनली वी हैव एक्सप्रेशन में एक बार और लिख देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो रेडियस ऑफ आर्गन अपॉन रेडियस ऑफ, सॉरी मीन फ्री टाइम लिख लेते हैं पहले यहां पर। तो मीन फ्री टाइम ऑफ आर्गन अपॉन मीन फ्री टाइम ऑफ xenon विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ xenon अपॉन रेडियस ऑफ आर्गन का होल स्क्वायर। तो T ऑफ आर्गन अपॉन T ऑफ xenon विल बी इक्वल टू, नाउ व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ xenon? 0.1 नैनोमीटर। ये आपको 0.1 नैनोमीटर दिया हुआ है और ये 0.07 नैनोमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस ऑफ xenon इज 0.1 नैनोमीटर और ये हो गया 0.07 नैनोमीटर का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा T ऑफ आर्गन अपॉन T ऑफ xenon विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, 2 जीरो ऊपर बढ़ेंगे, नीचे एक जीरो बढ़ेगा, मतलब मोटे रूप में ऊपर एक जीरो बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा 10/7 का स्क्वायर। अब 10/7 का स्क्वायर हम कर लेते हैं, तो 10/7 पहले डिवाइड करके देख लेते हैं, 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है जो कि होगा 1.42 और इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो विल गेट दिस एज 2.04। तो T ऑफ आर्गन अपॉन T ऑफ xenon will be equal to 2.04. So this will be equal to 2.04. तो ये हमारे पास मीन फ्री टाइम का इनका रेशियो आ रहा है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एज पर द ऑप्शंस गिवन। हमारा क्लियर कट आंसर है ऑप्शन बी विच इज 2.04। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है विच इज ऑप्शन बी, दैट इज T इक्वल टू 2.04। तो 2.04 आ रहा है और ये क्लियर एक्सप्रेशन हमें यहां पर मिल रहा है कि जो रेशियो है आर्गन इज टू xenon, मीन फ्री टाइम का जो रेशियो है आर्गन और xenon का, तो मीन फ्री पाथ ऑफ आर्गन अपॉन मीन फ्री पाथ ऑफ xenon वाला जो रेशियो है वो 2.04 आएगा। क्लियर हो गया? तो 2.04 पूरे कैलकुलेशन से, पूरे फॉर्मूले से ये हमने बकायदा डिटेल में जाकर निकाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल में जाकर हमने फॉर्मूला निकाला है। सो दिस इज बी ऑप्शन करेक्ट, 2.04। क्लियर हो गया? तो इजी क्वेश्चन था, बस हमको फॉर्मूले को ध्यान रखना है कि मीन फ्री टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा। और टाइम के फॉर्मूले के लिए देखो मैं 9th क्लास में चला गया, 9th में पढ़ा था ये स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बल्कि और पहले पढ़ा था स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो मैंने यहां से टाइम निकाल लिया कि टाइम जो हो जाएगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जिसमें डिस्टेंस मीन फ्री पाथ होता है और स्पीड तो हमने मानी थी कि u बार एवरेज होती है। फिर जब फॉर्मूला बना तो इसमें सब कुछ कांस्टेंट था सिवाय d के, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ d दोनों के लिए अलग था। d जो होता है वो 2r के बराबर होता है, कोलिजन डायमीटर विच इज ट्वाइस ऑफ द एटॉमिक रेडियस। तो कोलिजन डायमीटर होती है d जो ट्वाइस होती है एटॉमिक रेडियस। क्लियर हो गया है वाला पार्ट? स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, यहां पर भी स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, यहां पर पूरा कैलकुलेशन है, इसका भी पार्ट देखेंगे क्योंकि थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी बहुत जरूरी है। ये हमने पूरा कैलकुलेशन यहां पर किया हुआ है, ठीक है, और यहीं पर हमारा जो ये फाइनल आंसर है वो आया हुआ है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। और अगला क्वेश्चन है अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। मॉडर्न वैक्यूम पंप्स कैन इवैक्यूएट अ वेसल डाउन टू अ प्रेशर ऑफ 4 into 10 की पावर -5 atm एट रूम टेम्परेचर, दैट इज 300 केल्विन। कोई वैक्यूम पंप है, मॉडर्न वैक्यूम पंप है, विच कैन इवैक्यूएट अ वेसल डाउन टू अ प्रेशर ऑफ 4 into 10 की पावर -15 atm एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पर वो इतना प्रेशर तक लेकर आ सकता है किसी भी वेसल को। टेकिंग आर दिस मच 8.3 किलो जूल्स पर मोल, 1 atm को हमें पता है दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल एंड एवोगैड्रोस नंबर हमें पता है, हम इतना ही मानेंगे 6 into 10 की पावर 23, दिस इज per mole. The mean distance between molecules of gas in an evacuated vessel will be of the order. अच्छा, हमें मीन डिस्टेंस निकालना है जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे जब इतनी इतनी कंडीशन दी जाएगी। मतलब एक वेसल है, उस वेसल में कुछ गैस भरी हुई है, उस गैस को आपने एक वैक्यूम पंप दिया हुआ है जिसने प्रेशर इतना कर दिया रूम टेम्परेचर इतने पर,
उसके बाद ये सारी वैल्यूज उनने बता दी हैं। अब वो ये कह रहे हैं बताइए आपकी मीन जो डिस्टेंस होगी, मीन डिस्टेंस जो होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में, वो कितनी होगी, मीन डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखो सबसे पहला तो चैलेंज यहां पर यह है सवाल में कि हमें यही नहीं पता कि मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो हमारा सबसे पहला जो काम होता है वो ये रहता है कि हम मॉलिक्यूल्स की संख्या निकाल लें कि भैया मॉलिक्यूल्स कितने हैं, बिकॉज वी आर अनअवेयर अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम चाहते हैं हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या पहले निकाल लें। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स की संख्या कैसे निकलेगी, अब देखो कहने को तो हमने एन स्टार का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कहने को तो हमने एन स्टार का फॉर्मूला भैया पढ़ा हुआ है, विच इज एन स्टार इज इक्वल टू पी अपॉन के टी, पी अपॉन के टी। क्यों एन स्टार इक्वल टू पी अपॉन के टी होता है, क्योंकि एन स्टार बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम होता है। दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम विच इज इक्वल टू पी बाई के टी, जहां P इज द प्रेशर जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये इतना प्रेशर दिया हुआ है, अपॉन KT, KT में K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T जो होता है वो टेम्परेचर होता है, T जो होता है वो टेम्परेचर होता है। तो ये पूरी बात लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम एन स्टार निकालें, तो P कितना है 4 इंटू 10 की पावर -15। ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, ये ATM में और ATM में चलेगा नहीं, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पास्कल में। कन्वर्जन में दिया एक ATM 10 की पावर 5 पास्कल है, तो एक काम करते हैं, इतने ATM में 10 की पावर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने पास्कल आ जाएगा, क्योंकि एक ATM में 10 की पावर 5 पास्कल है। तो ये P हो गया। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, हमको पता है इट इज 1.38 इंटू 10 की पावर -23 एंड टेम्परेचर इज 300, क्योंकि टेम्परेचर हमको 300 केल्विन दिया हुआ है। तो ये एन स्टार निकाल लेते हैं। सो दिस इज एन स्टार। अब एन स्टार हम निकालते हैं तो सॉल्व करते हैं यहां पर इसको। तो देखो पहले तो 10 वाले पावर जो है उनको सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो देखो 10 की पावर -15, 10 की पावर 5, 10 की पावर -10 बचेगा ऊपर, नीचे 10 की पावर -23 और 2 0 है, तो 10 की पावर -21 बचेगा यहां पर, ऊपर बचा 10 की पावर -10 और नीचे बचा 10 की पावर -21। तो कुल मिलाकर नीचे बचेगा 10 की पावर -11, जो ऊपर आकर बन जाएगा 10 की पावर +11। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 11। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका 10 की पावर 11। एक चीज हो गई आपकी, क्लियर हो गया ये वाली बात। तो यहां पर आपके पास 10 की पावर 11 आ गया इनटू, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वी हैव दिस एज 4 डिवाइडेड बाय 1.38 इंटू 3, 4 divided by 1.38 into 3, that is 0.966, 0.966। तो बेसिकली ये जो 0.966 आया है इसको हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि 0.966 को अगर 1 डेसिमल तक राउंड ऑफ भी करें तो 1.0 आएगा। तो 1.0 इंटू 10 की पावर 11, सो दिस विल बिकम 1.0 इंटू 10 की। तो एन स्टार की वैल्यू आ गई, वी हैव दिस एज 1.0 इंटू 10 की पावर 11, मतलब कुल मिलाकर 10 की पावर 11। अब ये 10 की पावर 11 क्या है? दीज मैनी आर द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, दीज मैनी आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। और याद रखो यूनिट वॉल्यूम जो हमने लिया है वो मीटर क्यूब वाला लिया है। तो दीज मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 मीटर क्यूब में। तो हम कह सकते हैं, सो देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एन स्टार इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम होता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर में कितने होंगे? 10 की पावर 11, 10 की पावर 11। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब इज 10 की पावर 11। हमें 1 मीटर क्यूब नहीं चाहिए, हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब कैसे आएगा? बहुत सिंपल सी बात है। देखो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, राइट? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हमारे पास 1 मीटर क्यूब है, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, इतने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। तो मीटर क्यूब को अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 0 लगाने पड़ेंगे
और सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट होगा। तो मतलब अगर 1 मीटर क्यूब में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो मतलब 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, राइट? क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर 11 मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमें यह पता करना है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने होंगे। 1 क्यूबिक, देख रहे हो हम कितना छोटा करते जा रहे हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए हम चीजें कितनी छोटी करते जा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे। सिंपल सी बात है, 10 की पावर 11 अपॉन 10 की पावर 6, ये ऊपर जाएगा तो विल गेट दिस एज 10 की पावर 5 मॉलिक्यूल्स। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें 10 की पावर 5 मॉलिक्यूल्स है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 10 की पावर 5 मॉलिक्यूल्स है। तो भैया अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 10 की पावर 5 मॉलिक्यूल्स है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में अगर 10 की पावर 5 मॉलिक्यूल्स है, तो फिर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में अगर 10 की पावर 5 मॉलिक्यूल्स है, तो फिर अब हमें यह तय करना है कि इसको अगर हम एक यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से माने, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर समझ गए, तो अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब यह कि जैसे आपके पास एक क्यूब है जिसमें 1 सेंटीमीटर लेंथ है, 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है और 1 सेंटीमीटर हाइट है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूब के डब्बे में, उस 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में 10 की पावर 5 मॉलिक्यूल्स मौजूद है। कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद है? 10 की पावर 5 मॉलिक्यूल्स मौजूद है। तो यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर 5 मॉलिक्यूल्स मौजूद रहते हैं। 10 की पावर 5 मॉलिक्यूल्स मौजूद रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर 5 मॉलिक्यूल्स है तो एक मॉलिक्यूल का कितना वॉल्यूम है। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पता चल जाएगा ना कि एक मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं इन 1 सेंटीमीटर क्यूब 10 raised to the power 5 molecules are present. 10 raised to the power 5 molecules are present. क्लियर हो गई ये बात? सो दिस इंप्लाइज एक मॉलिक्यूल कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा? एक मॉलिक्यूल विल हैव कितना वॉल्यूम और विल ऑक्यूपाई कहना चाहिए कितना वॉल्यूम? विल ऑक्यूपाई 1/10 की पावर -5, मतलब 1/10 की पावर 5 कहना चाहिए सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम, विच इज इक्वल टू नथिंग बट 10 की पावर -5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा 10 की पावर -5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम वो लोग ऑक्यूपाई, एक मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करेगा, एक मॉलिक्यूल। तो अब जो सिंगल मॉलिक्यूल है वो ऑक्यूपाई करेगा 10 की पावर -5 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब जब एक मॉलिक्यूल इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा तो बेसिकली ये एक ऐसा वॉल्यूम होगा जिसकी साइड लेंथ जो होगी वो अननोन है। मतलब उस एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, उसकी जो जगह वो घेर रहा है वो 10 की पावर -5 सेंटीमीटर क्यूब है। अब आप इस वॉल्यूम को, जो एक मॉलिक्यूल जितनी जगह घेर रहा है, उसको एक वॉल्यूम मान सकते हो क्यूब का। अगर आपको दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ साइड एल क्यूब, तो आप इसको एक वॉल्यूम मान सकते हो जो कि साइड एल का निकलेगा, साइड एल का निकलेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली एल क्यूब जो होगा वो ये वॉल्यूम के बराबर होगा जो एक मॉलिक्यूल का होगा, जो कि 10 की पावर -5 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से आएगा। 10 की पावर -5 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल देखो इतनी जगह घेर रहा है, बहुत छोटी जगह घेर रहा है ये 10 की पावर -5 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब वैसे ही छोटा होता है, ये तो 1 सेंटीमीटर क्यूब से बहुत छोटा है। तो एक मॉलिक्यूल अगर इतनी जगह घेरेगा तो हम ये मान लेते हैं कि उस मॉलिक्यूल को जो जगह घेर रहे हैं वो एक वॉल्यूम घेर रहा है बेसिकली, जो कि एक साइड एल का है। क्योंकि अगर एल वो साइड मिल गई तो हमें यह पता चल जाएगा वो कितनी डिस्टेंस घेर सकता है, कितनी डिस्टेंस वो ले सकता है। एक दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा तो उससे पहले वो कितनी डिस्टेंस अपने पास रखेगा, तो वो डिस्टेंस हम निकालेंगे एल की वैल्यू।
तो वो L क्यूब क्योंकि 10 की पावर -5 सेंटीमीटर क्यूब है, तो L यहां पर हो जाएगा 10 की पावर -5 होल टू दी पावर 1/3 का सेंटीमीटर क्यूब, होल टू दी पावर 1/3 का सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि यहां से L हो जाएगा कितना, 10 की पावर -5/3 सेंटीमीटर क्यूब, 10 की पावर -5/3 सेंटीमीटर क्यूब। और बेसिकली ये सेंटीमीटर क्यूब भी नहीं होगा, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि लेंथ निकाल रहे हो ना, तो सेंटीमीटर क्यूब का भी तो 1/3 होगा पूरा, तो ये सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा। इसका भी तो 1/3 होगा, तो ये सिर्फ लेंथ आ जाएगी, विच इज बेसिकली सेंटीमीटर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, L इक्वल टू 10 की पावर -5/3, तो दिस विल बिकम 1/10 की पावर 5/3। अब 10 की पावर 5/3 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो वी हैव 1 डिवाइडेड बाय 10, सो 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 5/3, सो द आंसर विल कम आउट टू बी 3.3 इंटू 10 की पावर -6 सेंटीमीटर। तो 3/3 इंटू 10 की पावर -6 सेंटीमीटर, क्योंकि बेसिकली जो 10 की पावर 5/3 आता है वो आता है, एक बार इसको और कैलकुलेट करते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 5, 10 की पावर 5/3, ओके, सो विल गेट दिस एज 46.4। और अब 1 डिवाइड करें इस वैल्यू से, तो यू विल गेट 0.02, माय मिस्टेक। वही ठीक है, ये करेक्शन यहां पर अपन करेंगे। कैलकुलेटर में थोड़ा सा मैंने कुछ बटन आगे पीछे का ब्रैकेट नहीं लगाया था, बट एनीवे दिस इज 1/10 की पावर 5/3, तो 1/10 की पावर 5/3 0.02 इन सेंटीमीटर। सो दिस इज 0.02 सेंटीमीटर आपको यहां पर मिलेगा, जो कि सेंटीमीटर का जब आप क्यूब करोगे तो बेसिकली ये 1/3 हो जाएगा, तो लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 0.02। तो 0.02 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक कि हमारे पास आंसर कहां पर है। तो वी हैव 0.2 सेंटीमीटर, एक मिनट, लेट मी चेक। अच्छा 0.2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वी हैव द करेक्ट आंसर इज 0.02 सेंटीमीटर है। अब हमें एक चीज और पता है, इसको हम दूसरी यूनिट में भी कन्वर्ट करते हैं, तो 0.02 सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर है। ये आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन में अगर हमें मैच करना है तो पहली बात तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बेसिक यूनिट्स पर चलते हैं, और हमें पता है 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, 1000 mm होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर्स होंगे। तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो ये देखेंगे कि 0.02 सेंटीमीटर हो गया, तो इसमें 0.02 इंटू 10 मिलीमीटर्स होंगे, तो इट विल कम आउट टू बी 0.2 मिलीमीटर्स। तो आंसर है 0.2 मिलीमीटर, यानी कि जो मीन डिस्टेंस होगी बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस उस वेसल के अंदर, वो 0.2 मिलीमीटर के बराबर होगी, एज पर द ऑप्शन गिवन। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर 0.2 मिलीमीटर जो आएगा वो हमारा बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो विल गेट दिस एज 0.2 मिलीमीटर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 0.2 mm। ठीक है, और ये पूरा कैलकुलेशन ऐसे किया हम लोगों ने, आपके सामने पूरा डेरिवेशन जो मैंने आपको बताया है उस हिसाब से 0.2 mm जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और जो हमको करेक्ट आंसर यहां पर मिलेगा। क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, हालांकि एन स्टार को निकालने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एन स्टार तो हमने निकाल कर रखा है। एन स्टार के बाद बस ये समझना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने मॉलिक्यूल आते, तो 1 मॉलिक्यूल इतने वॉल्यूम में आएगा। अब वो जो 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो एक किसी साइड एल का होगा, जो कि डिस्टेंस के हिसाब से निकलेगा, और हमें फिर एल की वैल्यू निकालनी है। फिर एल की वैल्यू में सेंटीमीटर में नहीं निकालते हुए दूसरी यूनिट्स में निकालनी है, क्योंकि 0.02 सेंटीमीटर आ रहा है और ऑप्शन में हमारे पास 0.02 सेंटीमीटर में नहीं है, तो हमने उसको फिर मिलीमीटर में देखा, तो इट विल बी 0.2 मिलीमीटर। क्लियर हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले 4th क्वेश्चन का। यहां पर स्क्रीनशॉट बहुत जरूरी है भाई, यहां पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि यहां पर अपन ने पूरा कैलकुलेशन कर रखा है। ठीक है, तो यहां पर अपना पूरा कैलकुलेशन हो रखा है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हम कर चुके अपनी डीपीपी के।
पांचवें क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं और पांचवें क्वेश्चन को यहां पर हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो भैया पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे थोड़ी बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फॉर अ डायटोमिक गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से फॉर अ डायटोमिक गैस इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही होगा। काइनेटिक थ्योरी यानी कि केटीजी पर चले गए, थोड़ा सही है, और केटीजी के हिसाब से आपको बताना है डायटोमिक मतलब जिसके पास दो एटम हो, H2, N2, O2, इन सब के पास इनमें से कौन सी चीज सही है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज प्रोपोर्शनल टू मीन वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। नहीं भैया, मीन वेलोसिटी तो क्या होती थी, U एवरेज, U बार इज इक्वल टू, काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से बता रहे हैं 8/π RT/m, ठीक है। तो इट इज RT/m, तो इट इज नॉट, उसमें प्रेशर का एक्सप्रेशन नहीं आता था, डायरेक्टली नहीं आता था, इनडायरेक्टली हो सकता है बट डायरेक्टली नहीं है। और ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। नहीं भैया, म्यू RMS की वैल्यू क्या होती थी, √3 RT/m, सो इट इज √3 RT/m। तो इसमें भी टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ये बात सही है। डायरेक्टली तो इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो मतलब हमारा एक सही आंसर तो मिल गया है। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड इंक्रीजेस, नहीं, प्रेशर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो वी हैव सी ऑप्शन करेक्ट। हमारे पास जो इसका है वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो दिस इज एब्सोल्युटली आवर करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो हमें यहां पर मिलेगा। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस की, वो प्रोपोर्शनल है टू इट्स टेम्परेचर, टू इट्स टेम्परेचर। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो गैस की प्रोपोर्शनल है टू इट्स टेम्परेचर। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर है। क्लियर हो गया ये बात। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल हमारे पास करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन थे काइनेटिक थ्योरी पर था, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर कोलिजन से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, बट ये काइनेटिक थ्योरी पर हमारा सवाल था। स्क्रीनशॉट ले लें फिफ्थ क्वेश्चन का। विल मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। तो 5 क्वेश्चन हो गए हमारे डीपीपी के, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के। भैया सिक्स्थ क्वेश्चन अब देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन अपने को क्या कहता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिक्स्थ में ऑप्शंस नहीं है, तो हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं और फिर बात करते हैं। इफ द मीन मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ एयर बी 3 × 10⁻⁻10 मीटर, मीन मॉलिक्यूलर डायमीटर मतलब बेसिकली ये जो दे दिया कोलिजन डायमीटर दे दिया, यानी कि डी की वैल्यू दे दी विच इज 3 × 10⁻⁻10 मीटर। टू व्हाट प्रेशर मस्ट अ वेसल इवैक्यूएटेड इफ इट्स मीन फ्री पाथ इज टू एक्सीड 10 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है टू व्हाट प्रेशर अ वेसल मस्ट बी इवैक्यूएटेड अगर उसका मीन फ्री पाथ 10 सेंटीमीटर के बराबर करना है। मतलब आपके पास लैम्डा जो है वो 10 सेंटीमीटर है, लैम्डा जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आपको लैम्डा अगर 10 सेंटीमीटर करना है तो क्या प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, सीधा मीन फ्री पाथ का क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, पहले तो लैम्डा में 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, लैम्डा में 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज जो डी है वो भी हमारे पास मीटर में, या फिर तुम डी को सेंटीमीटर में कर दो, जो तुमको ठीक लगे। तो डी को भी सेंटीमीटर में कर सकते हैं, लैम्डा को सेंटीमीटर में लिखा रहने दो, इसको हम 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। एंड नाउ इट विल बिकम 3 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास डी हो गया, ये हमारे पास लैम्डा हो गया विच इज 10 सेंटीमीटर। अब लैम्डा का फॉर्मूला, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला याद है, याद हो जाना चाहिए अब तक। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो बेसिकली था तो ये 1/√2π डी स्क्वायर इंटू, अच्छा म्यू एवरेज से तो म्यू एवरेज कैंसिल हो गया था, इंटू n स्टार, ये था √2π डी स्क्वायर n स्टार। ये बेसिकली लैम्डा का फॉर्मूला था जो हमने पढ़ा था, ये वो लैम्डा का फॉर्मूला था।
ठीक है, तो ये लैम्डा का फॉर्मूला था। अब हमें पता है कि जो n स्टार होता है वो P बाई के टी होता है, ये भी पता है कि P बाई के टी होता है, क्योंकि जो P होता है वो n स्टार के टी आता है। तो हम अगर उसको यहां रिप्लेस करें तो लैम्डा का एक फॉर्मूला बन जाएगा P नीचे के टी ऊपर, यानी कि के टी अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर और प्रेशर। अब ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं क्योंकि यहां पर हमें प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर कितना दिया हुआ है, नहीं सॉरी, प्रेशर ही हमें निकालना है। लैम्डा में दिया हुआ है √2 पाई हमें पता है, डी कोलिजन डायमीटर हमें दे दिया है, के टी हमें पता है, ठीक है ना। टेम्परेचर आपके पास कुछ नहीं है तो मतलब इसमें जो बेसिकली टेम्परेचर आप मानोगे वो स्टैंडर्ड कंडीशन का मानोगे, यानी कि टेम्परेचर आप 273 केल्विन ले लोगे। लिखा नहीं है, लेकिन जब नहीं लिखा जाता है तो हम स्टैंडर्ड कंडीशन मानते हैं विच इज एसटीपी, तो वहां पर टेम्परेचर हम 273 केल्विन लेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो अब प्रेशर का फॉर्मूला बना लेते पहले, तो यहां से प्रेशर का फॉर्मूला यहां से बना लेते, तो व्हाट विल बी P इक्वल टू कुछ नहीं, P यहां आ जाएगा, लैम्डा यहां आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है, तो KT डिवाइडेड बाय √2 पाई डी स्क्वायर लैम्डा रख देते हैं। K की वैल्यू बोले 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 इंटू टेम्परेचर इज 273 अपॉन √2 की वैल्यू रख देते 1.414 इंटू पाई इज 3.14 इंटू डी का स्क्वायर डी इज 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8, तो 3 का स्क्वायर इज 9 और 10 की पावर माइनस 8 का स्क्वायर मतलब 10 की पावर माइनस 16 इंटू लैम्डा, तो लैम्डा किस में है हमारा सेंटीमीटर में, तो इंटू 10। बहुत शानदार, तो P की वैल्यू सीधे आ जाएगी, ठीक है। तो P की वैल्यू हम निकालते हैं, प्रेशर हमें यहां पर चाहिए तो प्रेशर की वैल्यू सीधे हम निकालते हैं, ठीक है। और ये जो प्रेशर पूछा है, द मीन मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ एयर बी टू व्हाट प्रेशर मस्ट अ वेसल इवैक्यूएटेड, सीधा प्रेशर की वैल्यू हम निकालते हैं। तो यहां से हमारे पास निकल जाएगा 1.38, पहले 10 की पावर सारी कैंसिल कर लें, इजी मतलब सिंप्लीफाई कर लें, 10 की पावर माइनस 16 और 10 की पावर माइनस 15, ऊपर गया प्लस 15, तो ऊपर बचेगा 10 की पावर माइनस 8, सिर्फ माइनस 8। अब क्या क्या बच गया देखो, 1.38 इंटू 273 अपॉन 1.38 इंटू 273 अपॉन 1.414 इंटू 3.14 इंटू 9, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो वी हैव 1.38 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 1.414 into 3.14 into 9, you will get 9.42, तो प्रेशर विल बी 9.42 into 10 की पावर माइनस 8 into 10 की पावर माइनस 8, तो भैया 10 की पावर माइनस 8 आएगा, ठीक है। अब ये प्रेशर आ रहा है आपके पास 9.42 into 10 की पावर माइनस 8, लेकिन हमसे पूछा टू व्हाट प्रेशर मस्ट अ वेसल इवैक्यूएटेड, टू व्हाट प्रेशर मस्ट अ वेसल इवैक्यूएटेड। कहीं ना कहीं हमें ये प्रेशर में हमें वो मर्क्यूरी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्योंकि ये बेसिकली सेंटीमीटर्स में आ रही है, ये सब जो चीजें आ रही हैं, तो हमें ये जो चीजें कैलकुलेट करनी है ये सेंटीमीटर में करनी है, बट सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में करनी है। तो करेंगे कुछ नहीं, अपन एक काम करते हैं, इसको ρHg से इक्वेट कर देते हैं। किससे इक्वेट कर देते हैं? रो एच और जी से इसको इक्वेट कर देते हैं। तो वी हैव दिस एज रो एच जी। अब रो एच जी से अगर इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, यहां पर देखेंगे ड्रो इज द डेंसिटी, हमें पता है वो डेंसिटी होती है 13.6 मर्क्यूरी की, हाइट हमें निकालनी है एच, और ग्रेविटी जो होगी वो होगी 980, 9.8 होती है लेकिन इट विल बी 980 क्योंकि 9.8 मीटर्स में होती है बेसिकली, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस में आएगा, दैट इज मीटर्स में आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हमें सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर करना है तो इट शुड बी 980 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अपन रो एच जी से इसको इक्वेट कर देते हैं, तो एक बार और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो वी हैव
रो एच जी इक्वल टू कितने आ रहे हैं प्रेशर की वैल्यू 9.42 इंटू 10 की पावर माइनस 8, तो 9.42 इंटू 10 की पावर माइनस 8। क्लियर हो गया। अब यहां से अपन क्या करते हैं, h निकाल लेते हैं, विच इज 9.42 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन रो कितना है 13.6 इंटू जी कितना है 980। तो ये आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट इन मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का जो यूट्यूब मैनोमीटर है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, सो इट विल बी विथ सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ये डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि हमने सेंटीमीटर में नापा है। तो h विल बी इक्वल टू, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वी हैव 9.42 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 980। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो वी हैव दिस एज 9.42 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 980, तो ये हो गया 7.06 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो ये हो जाएगा 7.06, फिर से एक बार करते हैं, 9.42 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 980। ओके, सो वी हैव 7.06 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 8, दैट विल बी इन सेंटीमीटर ऑफ mercury. So this will become h equal to 7.06 into 10 की पावर माइनस 12 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये हमारे पास h आ जाएगा, और h यानी कि वो हाइट जो मर्क्यूरी डिस्प्लेस करेगा जब हम इस कंडीशन पर हमारे पास गैस होगी और वो इस तरीके से मीन फ्री पाथ 10 सेंटीमीटर तक का रखेगी। तो जब मीन फ्री पाथ वो 10 सेंटीमीटर तक का रखेगी तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर होगा, विच इज 7.06 इंटू 10 की पावर माइनस 12 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो प्रेशर का अगर हमको रो एच जी से इक्वेट कर देंगे तो हम सीधा एच निकाल सकते हैं, ठीक है, और हमें एच ही निकालना अल्टीमेटली, हाइट इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ मर्क्यूरी लेवल। तो मर्क्यूरी लेवल में इतना सेंटीमीटर ऑफ हाइट डिस्प्लेस होगी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया पूरे तरीके से। तो यहां पर अपन इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले इस पार्ट का। तो क्लियर हुआ सिक्स्थ क्वेश्चन, यहां पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा 7.06 इंटू 10 की पावर माइनस 12 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। क्वेश्चन नंबर 6 का प्रेशर में भी लिख सकते हो, बट एक्चुअली जब हम ये सेंटीमीटर्स मीटर्स में चलते हैं तो हम वो मर्क्यूरी लेवल का जो यूट्यूब मैनोमीटर में डिस्प्लेसमेंट होता है उस टर्म्स में हम हाइट बताते हैं। तो वो हाइट जो होगी वो हमारे पास यहां पर आएगी, दैट इज 7.06 इंटू 10 की पावर माइनस 12 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच विल बी योर सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन डीपीपी का क्या बोलता है भाई, द मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस वेरीज विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर एज। लैम्डा याद है क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन स्टार। फिर हमने एन स्टार को बदल कर लिख दिया था, एन स्टार को हमने बदल कर लिख दिया था क्योंकि P इक्वल टू एन स्टार के टी होता है, P इक्वल टू एन स्टार के टी होता है। तो बाद में हमने एन स्टार को बदल कर लिख दिया था, बाद में हमने एन स्टार को बदल कर लिख दिया था P बाई के टी। तो P बाई के टी में रखेंगे तो 1 अपॉन के टी ऊपर चला जाएगा, तो के टी अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर पी। क्लियर हो गया, ये था। तो अब यहां पर हमें क्लियर दिख रहा है जो लैम्डा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टी से। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी से, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, टी की पावर माइनस 1 नहीं, टी का स्क्वायर नहीं, टी की पावर 4 भी नहीं। यहां पर क्लियर कट आंसर हमारे पास ए ऑप्शन है जो कि हमारा सिर्फ टी है। तो टी से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हमें सीधा फॉर्मूला देखना था और देखना था कि लैम्डा का क्या रिलेशन आपको टी यानी टेम्परेचर से देखने को मिलता है। तो लैम्डा का क्या रिलेशन आपको टी टेम्परेचर से देखने को मिलता है वो आपको यहां देखना था। तो लैम्डा जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टी के, ये सीधा सीधा तौर पर हमें मिल रहा है क्योंकि यहां पर हमने के टी ऊपर रख दिया, टी से डायरेक्टली होगा और पी से इनवर्सली होगा। तो बाकी सब कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, 2 पाई √2 पाई कांस्टेंट है, डी जो कोलिजन डायमीटर होता है वो हर गैस का कांस्टेंट होता है। तो जो टी बाई पी है वो बस वेरिएबल होगा जिसमें टी से डायरेक्टली होगा और पी से इनवर्सली होगा। हमें टी के रिस्पेक्ट में पूछा था, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा जो कि 7th का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन यानी कि 8th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार इसका।
ओके, लेट्स मूव टू दी 8th क्वेश्चन। अब चलते हैं 7वें के बाद भैया 8वें क्वेश्चन की तरफ, और 8वां क्वेश्चन क्या कहता है इस पर बात करते हैं। तो दिस इज दी 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन पर यहां चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? वी हैव द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी n। ये नंबर डेंसिटी पता है ना? नंबर डेंसिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वो n स्टार है और कुछ नहीं है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो नंबर ऑफ डेंसिटी होगा, वो नंबर डेंसिटी होगा। यानी कि बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लो n है यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि डिवाइड बाय v। तो इसको उनने n से डिनोट कर दिया। वैसे ये n स्टार होता है, लेकिन उसको अभी इनने n से डिनोट कर दिया। तो अब वो कह रहे हैं द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ये तो अभी हमने लिखा था मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन, लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर इंटू n स्टार लिख सकते हो, लेकिन अब उनने बोला है कि नंबर डेंसिटी n है तो हमें n लिखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया सिंपल। तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर n, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एन डी स्क्वायर, ये पहला वाला ही है, अंडर रूट 2 पाई एन डी स्क्वायर। यहां पर क्या दिक्कत है? अंडर रूट 2 एन स्क्वायर हो गया, ये तो हो नहीं सकता। यहां पर भी एन स्क्वायर हो गया, ये भी नहीं हो सकता। टू अंडर रूट 2 एन पाई डी का स्क्वायर नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ए ऑप्शन में हमारे पास डी का स्क्वायर भी है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया हमारा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, जो कि ए का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर हो गया? सो वी हैव दिस एज फर्स्ट 8th क्वेश्चन का ए ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और नंबर डेंसिटी से कंफ्यूज मत हो ना, इसके अलग अलग नाम है, बट बेसिक कंसेप्ट अगर अपना क्लियर है तो अपने को नंबर डेंसिटी से कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर डेंसिटी सिंपल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम n स्टार बोलते आ रहे हैं आज तक, n एस्ट्रिक बोलते आ रहे हैं आज तक, वही हमारा क्या है? नंबर डेंसिटी है, बिकॉज इट ऑलवेज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वही n एस्ट्रिक n स्टार यानी कि नंबर डेंसिटी होता है। जो इस बार n के से डिनोट करने को बोला, तो हमने n के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेंगे, यहां पर हमारी डीपीपी कंप्लीट होती है। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका आप। तो भैया ये था 8th क्वेश्चन का हमारा आंसर, और यहां पर हमारी पूरे तरीके से डीपीपी जो है वो कंप्लीट होती है, जिसमें हमने 8 क्वेश्चन देखे, और 8 क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से देखा है सॉल्व करते हुए। न्यूमेरिकल्स बहुत मजेदार न्यूमेरिकल्स थे, उन न्यूमेरिकल्स को भी हमने सॉल्व करा है, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेस्ड चीजें आई हैं। और फॉर्मूला एक ही है, ये वाला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाला फॉर्मूला जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को हमें नहीं भूलना है, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बाकी अगर YouTube पर कोई आप लेक्चर मिस आउट कर रहे हो, या फिर YouTube पर आपको एक ऑर्गेनाइज्ड सीरीज नहीं मिल रही, एक ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस नहीं मिल रहा है लेक्चर का, क्योंकि होता क्या है, जब आप YouTube पर कोई वीडियो देखते हो तो मैनुअली आप टॉपिक से उसे सर्च करते हो, आपको वो टॉपिक तो मिल जाता है, उस टॉपिक पे भटेरों वीडियोस आपको मिलते हैं। उसमें से कोई वीडियो आपने उठाया और उसको प्ले किया और उसको पूरा कंप्लीट कर लिया, शायद आपको वीडियो समझ में भी आ जाए, लेकिन फिर इस वीडियो को देखने के बाद यह समझ नहीं आता कि अब इसका अगला वीडियो कौन सा देखें, मतलब इससे जुड़ा हुआ, इससे कनेक्टेड टॉपिक कौन सा है अगला, या इस टॉपिक से पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना था, या अगर इसमें हमने थ्योरी पढ़ी है तो अब इसके क्वेश्चन कहां से लगाएं। कोई हमें शीट मिल जाए, या यूट्यूब पर कोई क्वेश्चन वाला वीडियो हो जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आ रहे हो, हम उसे सॉल्व करते जाएं, कुछ ऐसा कुछ हो, तो इससे पढ़ाई में इंटरेस्ट बनता है। मतलब अगर आप सीक्वेंस में सारी चीजें पढ़ते हो, हर चीज एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ते हो, तो पढ़ाई में एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। अदरवाइज क्या होगा, वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो इस समस्या से निजात पाने का एक अच्छा सोल्यूशन यह है कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर आकर लेक्चर देखो। www.magnetbrains.com पर आकर आप लेक्चर देखोगे तो आपको यहां पर पूरा ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स मिलेगा। काम बहुत आसान है, आपको होम पेज पर ये सारी कैटेगरीज दिखेंगी एग्जाम की, ये कैटेगरीज हैं आपके एग्जाम की। अगर आप 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो सीबीएसई K-12 में जाओ, अगर आप IIT JEE या नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप करस्पॉन्डिंग IIT JEE या नीट के सेगमेंट में जाओ। IIT JEE में जाओगे तो आपको सभी के कोर्सेज मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के। केमिस्ट्री का मेरा कोर्स दिखेगा, वॉच नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहां पर पूरे चैप्टर की लिस्टिंग आएगी।
चैप्टर के साइड में प्लस का एक बटन दिया हुआ है, जैसे ही वो प्लस का बटन क्लिक करोगे पूरे टॉपिक्स की यहां लिस्टिंग होगी, प्रॉपर टॉपिक की लिस्टिंग होगी। पहला टॉपिक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, प्रॉपर सीक्वेंस मिलेगा आपको टॉपिक का। और हर टॉपिक के आगे ड्यूरेशन लिखा हुआ है कि कौन सा टॉपिक कितने मिनट कितने आवर का है, सो दैट आप क्या कर सको, अपना टाइम टेबल के हिसाब से ये लेक्चर्स को एडजस्ट कर लो। यानी कि आप ये डिसाइड कर लो कि आज टाइम टेबल ऐसा बनाए कि शाम को 2 लेक्चर में ये पढ़ूं, कल सुबह ये 1 लेक्चर पढ़ूंगा, रात में मैं ये डीपीपी सॉल्व करूंगा। इस तरीके से आप पूरी प्लानिंग कर सकते हो। और डीपीपी के लिए भी भटकना नहीं है, जो क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं ना वो भी यहीं मिलेंगे। ये देखो जो पीडीएफ का आपको आइकन दिख रहा है, ये पीडीएफ का आइकन आपको डीपीपी बता रहा है। मतलब यहां पर आपको पूरी डीपीपी मिल जाती है पूरे तरीके से। यहां पर आप डीपीपी क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कहीं क्वेश्चन में डाउट आए, कोई क्वेश्चन ना बने या कहीं कोई कंफ्यूजन आए, तो नीचे डीपीपी का सोल्यूशन भी है, यही नीचे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हो। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो बिल्कुल जैसा यूट्यूब पर हाई क्वालिटी का वीडियो देखने को मिलता है, वैसे ही आपको यहां पर भी हाई क्वालिटी का वीडियो देखने को मिलेगा। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो बिना किसी बफरिंग के, बिना किसी रुकावट के बहुत प्यारा तरीके से स्ट्रीम होगा। इसी तरीके से जैसे यूट्यूब पर होता है वैसे ही स्ट्रीम होगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर आपने वेबसाइट का बोला है तो आप कोई पैकेज बोलोगे खरीदने को हमें, या कोई सब्सक्रिप्शन बोलोगे कि सब्सक्रिप्शन ले लो इतने अमाउंट का है, या कोई कूपन कोड दोगे जिससे हमको डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स पर इकलौता और एकमात्र चैनल है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। जैसे YouTube पर आप वीडियो फ्री देखते हो, वैसे ही वेबसाइट पर भी फ्री चलेगा, बिल्कुल कोई पेमेंट, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। वो जो पीडीएफ मैंने आपको बताई है वो फ्री डाउनलोड हो जाएगी, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% मतलब 1, 2, 4 चैप्टर नहीं, पूरा सिलेबस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारी डीपीपीज आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो, एक्सक्लूसिव कंटेंट है ये। तो भैया लोगों को इस वेबसाइट के बारे में और चैनल के बारे में अवेयर कराएं। और वैसे आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट पर, आईआईटी जेईई के लेक्चर्स तो मिल ही रहे हैं, अब नीट के लेक्चर्स भी बाकायदा आपको मिल रहे हैं। तो नीट फिजिक्स, नीट केमिस्ट्री, नीट बायोलॉजी के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा क्रिएट होते हैं और आप तक पहुंचाए जाते हैं। भाई आपकी तैयारियों को करने के लिए आप तक बताए जाते हैं, आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चैनल के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि कई बच्चे हैं जो ढूंढ रहे होते हैं कि यार हमें कोई ऐसा चैनल मिल जाए जहां पर हमें रेगुलर वीडियोस मिले। क्योंकि कई चैनल तो ऐसे हैं जो 2-4 वीडियोस डालते हैं, फिर 3 महीने बाद 2-4 डालते हैं, फिर 2-3 महीने बाद फिर, मतलब रेगुलर वीडियोस नहीं डालते। तो यहां पर आपको रेगुलर वीडियोस मिलते हैं। तो कई बच्चे हैं जो रेगुलर वीडियोस वाला चैनल ढूंढते हैं। क्वालिटी कंटेंट में आई बेट कि आप सिंपल तरीके से क्या कर सको कि अगर आपको लगता है क्वालिटी कंपेयर करनी है तो किसी भी चैनल जिसको आपको लगता है ये अच्छा चैनल है, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उस चैनल का वीडियो और मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल का वीडियो आप कंपेयर करो, आपको खुद ही क्वालिटी में डिफरेंस मिल जाएगा। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ने कभी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो क्वालिटी कंटेंट यहां पर आपको मिलता है। साथ में कुछ बच्चे होते हैं जो ये ढूंढते हैं ऐसा चैनल जहां सिर्फ थ्योरी ना पढ़ाई जाए, आपको क्वेश्चंस भी लगाए जाए, आपको शीट सॉल्व कराई जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाए, 30-40 सालों में जो आईआईटी में सवाल आए वो कराए जाए, 1 शॉट रिवीजन दिया जाए, टेस्ट सीरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो वेबसाइट पे ही आपको मिलने वाला है। तो कई बच्चे ऐसे चैनल की तलाश करते हैं जो उनकी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन का एक 1 स्टॉप सोल्यूशन हो। उन बच्चों तक इस चैनल को जरूर पहुंचाएं। हो सकता है तुम्हारे फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, जो भी हो, उन तक इस चैनल को जरूर पहुंचाएं। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें और वीडियो और चैनल का लिंक दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।